तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख लिए थे, 1 से 20 तक देख लिए थे। आगे हम लोग को जो है आज कंटिन्यू करना है। तो जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स में जो है अच्छा स्कोर आए, अच्छा स्कोर कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि अगर 95 प्लस स्कोर आए, तो उसके लिए जो है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं। अगर ये इससे अगर लगातार आप बने रहते हैं, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा। बाकी जो है इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको भी लेकर के आने वाले हैं। तो टोटल चीज जो है एकदम अच्छे से देखना है और लगातार जो है इस सीरीज के साथ बने रहना है। तो आज हम लोग इसमें जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग यहाँ 20 तक क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21 से देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आप लोग को पता होगा तो आंसर देते चलना है। तो इसमें कह रहा है कि द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तब इसमें देखो ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू अगर ये पूछता है, तो आपको जो है कौन सा ऑप्शन टिक करना है, 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ये डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। बोला है कि आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा रेशियो है जो कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखना है कि इसमें से टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल वाला जो रेशियो है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि टोटल चार्ज बाय जो पोटेंशियल होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 1 कूलम्ब चार्ज ये कितना के बराबर होता है, और बताना है किसमें, ईएसयू में। अभी बताएं कि ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ध्यान रखिएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो ईएसयू में, 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो ईएसयू में, ध्यान रखना है, ये होता है 3 इंटू में 10⁻⁹। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये तो याद ही रखना है, इसके लिए तो ऑप्शन जो है कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ आप लोग को एक चीज और याद रखना है, कभी कभी उल्टा भी दे देता है कि 1 ESU बराबर, कि 1 ESU कितना के बराबर होगा, कितने कूलम्ब के बराबर होगा, सॉरी कितने कूलम्ब के बराबर होगा। तो ध्यान रखो, जब 1 ESU पूछेगा तो इसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/3 और इंटू में 10⁻⁹। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है कि अगर कूलम्ब से ESU पूछता है तो 3 इंटू 10⁻⁹, और अगर ESU से कूलम्ब पूछता है तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा 1/3 और इंटू में 10⁻⁹। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है बच्चा सबको याद होगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल made up to two opposite charge having magnitude प्लस 3.2 10⁻⁻19 कूलम, और वही जो है माइनस में दिया हुआ है। तो हम लोग को जो है पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता है तो ये दो चार्ज से मिल करके बनता है, जिसमें से चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज जो है चार्ज सेम रहता है, बट एक पॉजिटिव में रहेगा और एक निगेटिव में रहेगा। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, 2a से लिखते हैं। अब तब जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं, और ये होता है Q और इंटू में 2a। ठीक है, Q इंटू 2a मतलब आइदर चार्ज, इन दोनों में से किसी एक चार्ज को विदाउट बिना साइन के लिखना है, और इसके डिस्टेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है ये दोनों चार्ज से मिल करके बन रहा है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है वो इस वाले चार्ज से और इस चार्ज से, ये दोनों चार्ज से मिल करके बन रहा है। तो बताओ Q बराबर कितना आ जाएगा,
इसी में से कोई एक को लिख देना है 3.2 और इनटू में 10⁻⁻19 कूलम, और दे दिया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना के बराबर है, तो ये है आपका 2 पॉइंट, डिस्टेंस को हम लोग देखो अभी लिखे हैं 2a से, तो ये होता है, ये दिया हुआ है 2.4 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, अब वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ जाएगा। Q के जगह पे रख दोगे 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू, और 2a के जगह पर आ जाएगा 2.4 इंटू में 10⁻⁻10। अब कितना बन जाएगा ये, पहले तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, अगर हम लोग 3.2 को मल्टीप्लाई करें 2.4 से तो आ जाएगा आपका 8, 12 और ये बन जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, इतना ही तो आएगा, 8, 6 और 7। अगर पॉइंट में लोगे तो ये बन जाएगा 7.68, 2 नंबर पे पॉइंट लगेगा, और इनटू में आ जाएगा 10⁻⁻19 यहाँ और -10 यहाँ, तो कितना आ जाएगा -29। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो न्यूमेरिकल आएगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता रहेगा तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, जैसे मान के चलो ये एक चार्ज कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, अब ये इसका सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमेशा इस सरफेस पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए बी ऑप्शन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, बोल रहा है कि जिस रीजन में पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहेगा उसके लिए इन चारों कंडीशन में से कौन सा सही होगा। अब देखो इसमें क्या बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो दो ऑप्शन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जहां जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, 0 होगा, और उसके आगे है कि देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, और उस रीजन के अंदर में चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर बी और सी दोनों सही है तो इसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा डी ऑप्शन, बी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि इसका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। जो डेटा डायरेक्ट याद करने वाला है वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। बोला कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ये सब जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस किए होंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगा। अब बता चुके हैं कि देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल होता है कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है मान लो, तो ये जो पोजीशन है ये इसका कहलाता है कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे वो क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। और बता चुके हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं पर भी तुम पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट पर ध्यान रखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। इक्वेटोरियल पूछेगा तो 0 आ जाएगा। इसी में आपसे एक्सियल पूछता है, एक्सियल का मतलब ये लाइन होता है, अगर आपसे एक्सियल पूछता तो एक्सियल के लिए जो है अलग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस। बोल रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये मान लो कि एक स्फेरिकल सरफेस है,
और इसके अंदर जो है क्या किया, प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया, रख दिया। अब कह रहा है कि बताइए इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये जो चारों तरफ जो ये सरफेस है, तो इस होल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो इसके लिए जो हम लोग पढ़े थे गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि इनसाइड जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो नेट चार्ज जो है अंदर में, ये क्लोज सरफेस के अंदर में कितना है, क्यू, और बट्टा में हम लोग लिखते थे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्यू और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ पा रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, अब ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि जो मेटल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट ध्यान रखोगे क्या होता है, इनफाइनाइट। ये डेटा आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखे, तो इस पर जो है एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगा। और वो कितना फोर्स लगता है, तो जिस चार्ज को रख रहे हैं, जैसे मान के चलो अगर क्यू चार्ज को रख रहे हैं, तो क्यू और इंटू में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि F इक्वल टू होता है Q और इंटू में E। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू में E, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ रहे हो? मजा आ रहा होगा। देखो जो बच्चा रिवीजन किया होगा ना उससे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो उसमें हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट इधर जो है ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, बोला कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट कितना है के, तो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। अब ध्यान रखो, देखो दो चार्ज है मान के चलो, एक चार्ज है प्लस, या एक चार्ज है मान के चलो Q1, एक चार्ज मान लो क्या है Q1, और दूसरा चार्ज हम लोग मान लेते हैं Q2। अब मान के चलो इसके जो है बीच में, इसके जो बीच में है वो क्या है, एयर है। अब क्या किया कि बोला कि एयर को रिप्लेस करना है, मतलब एयर को हटाना है और एयर की जगह पर क्या रखना है, एक डाइलेक्ट्रिक रखना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के बराबर है, के के बराबर है। तब बोला है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, तब दोनों चार्ज के बीच जो है कितना मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब देखो ध्यान रखो कि एक तो बोल रहा है कि ये इंक्रीज कर जाएगा के टाइम्स, दूसरे में कह रहा है कि रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा। एक काम करते, देखो इसको निकाल करके हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखोगे, देखो एफ का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान के चलो अगर ये आर डिस्टेंस पे है तो एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बट्टे में क्या होता है आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या हो गया कि बोला कि एयर, ये एयर के लिए है, ध्यान रखो ये फ्री स्पेस के लिए या एयर बोले तो उसके लिए है। अब जब ये डाइलेक्ट्रिक रखा तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, उसके साथ साथ बट्टा में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, और इनटू में आ जाएगा Q1 Q2 और बट्टे में आर का स्क्वायर। अब इसमें देखोगे तो ये सब तो सेम ही है, इसमें के सिर्फ अलग है। तो अगर हम लोग न्यू फोर्स की बात करेंगे, अगर इसको F1 बोले तो ये क्या हो रहा है, जो पहले वाला फोर्स था उसमें डिवाइड हो रहा है किससे, के से। अब बताओ कि डिवाइड करने पर फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा, तो डिवाइड करने पर तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितने टाइम्स घटेगा, तो बोलेंगे के टाइम्स घट जाएगा। तो वही चीज देखो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन, इंक्रीज करेगा तो बोलेंगे नहीं, क्या रिमेन्स अनचेंज है तो बोलेंगे नहीं। अब इसमें देखोगे बोला है कि इंक्रीज कर रहा है के का पावर -1, तो ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ये डायरेक्ट भी ध्यान रखोगे कि अगर किसी भी
दो चार्ज के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक लेकर के आ रहे हैं और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के दिया है, तो जो न्यू फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, जो पहले वाला फोर्स था उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बोला कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, एयर के लिए जो है एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है। तो ध्यान रखोगे एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो कितना के बराबर हो जाता है, तो 1 के, ध्यान रखोगे कितना होता है, 1 के बराबर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये सब डायरेक्ट यूनिट है, अब डायरेक्ट यूनिट भी नहीं पता रहेगा तो फिर मामला गड़बड़। तो डायरेक्ट यूनिट है ये पता होनी चाहिए कि एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। क्या होगा इसमें, एक है ओम पर मीटर, एक है एम्पियर पर, सॉरी ओम मीटर है, एक है एम्पियर मीटर, एक है वोल्ट मीटर और एक वोल्ट पर मीटर। तो सी ऑप्शन होनी चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, सी ऑप्शन होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। बोला कि किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन, क्या बोला कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, कि अगर किसी बॉडी से हम लोग कितना नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले कि उस पर चार्ज कितना आ जाए, 1 कूलम्ब का, ये निकालना है। बोला कि किसी बॉडी से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए कि उस बॉडी पर कितना कूलम्ब चार्ज आ जाए, 1 कूलम्ब का चार्ज आ जाए। तो इसके लिए हम लोग एक चीज पढ़े होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें देखो Q जो है चार्ज का मान कितना दिया है, मतलब कितना कूलम्ब चार्ज आएगा, 1 कूलम्ब चार्ज। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लस में ही लेकर के चल रहे हैं, Q बराबर एन ई। अब चूंकि Q का मान दे दिया है, चार्ज दे दिया है कितना है, 1 कूलम्ब, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू एन, तो हम लोग को निकालना है, यही एन बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इंटू में ई का मान पता ही होता है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर कितना होता है, -19। तो यहाँ से अगर हम लोग एन निकालेंगे तो ये बनेगा 1/1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। अब ये कितना बन जाएगा देख लो, इसका पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10/16, और इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो 10 टू द पावर 19, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बनेगा, ये एक काम करो, एक जीरो इसमें से यहाँ निकाल लो तो ये 100 बन जाएगा, बट्टा में 16 में 10 टू द पावर, एक जीरो निकाल चुके हैं तो 18 आएगा। अब इसमें जब इससे डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे, ये सब तो सॉल्व करना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल टाइप है उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, वो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल फॉर रिलेशन Q बराबर एन ई। बोला कि इन चारों में से कौन सा वैल्यू है जो पॉसिबल ही नहीं है, इन चारों में से कौन सा n का वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं होगा, किसके लिए, तो Q बराबर एन ई के लिए। और इसके बारे में जो है बता दिए होंगे कि n जो होता है, ये n हमेशा जो है क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए, क्या कि नंबर तो फ्रैक्शन में रहेगा नहीं। ठीक है, या तो हम बोलेंगे कि अब किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या मान के चलो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बोलेंगे कि जो है 4.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया। बस समझ रहे हो, तो इसलिए फ्रैक्शन में नहीं लेना है, हमेशा जो है n है वो क्या होगा, वो एक आ जाएगा आपका, एक नेचुरल नंबर में आ जाएगा, 1 2 3 करके आएगा। तो इसलिए इसमें देखोगे तो 4 तो हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ये पॉइंट में नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बात समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, कि किसी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी देखना हो तो वो कितना के बराबर होता है। तो इसके लिए जो है डायरेक्ट और इसका डेफिनेशन वगैरह भी हम दिए होंगे, कि रिलेटिव परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला लिखवाए होंगे, एप्सिलॉन और बट्टे में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ये सारा रिलेशन याद रखोगे, एक तो ये अभी आपसे पूछ रहा है,
तो यहाँ से तो ऑप्शन आसानी से टिक कर देंगे कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। एक ये भी याद रखोगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एप्सिलॉन आर। ये भी ध्यान रखना है। क्या एप्सिलॉन नॉट नहीं पूछ सकता है, एप्सिलॉन बट्टे में एप्सिलॉन आर। बात को समझ रहे हो? तो ये सब रिलेशन याद रखोगे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, क्यू और बट्टा में लेंथ। क्यू बट्टा में लेंथ का मतलब हो गया कि टोटल चार्ज और बट्टा में टोटल एरिया। सॉरी सरफेस चार्ज है ना, लेंथ नहीं, सॉरी लेंथ नहीं, क्या लेना है, एरिया। तो बन जाएगा टोटल एरिया। यानी किसके हिसाब से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। ये भी है टोटल चार्ज और बट्टे में टोटल वॉल्यूम, तो ये किसका हो जाएगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का। लेंथ वाला रहता तो वो किसका होता, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ध्यान रखोगे कितना होता है, 80 के बराबर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। चलो इसमें देखो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, कि किसी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी बताया था इनफाइनाइट होता है, अब उसमें इंग्लिश में लिखा था, इसमें सिंबल दे दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, ये तो शायद अभी देखे थे ना, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, हाँ ये तो देख चुके हैं पीछे। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू अभी बताए थे कि ESU में कितना होता है, 3 इंटू में 10 टू द पावर 9 ESU, अभी बताए थे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखोगे इसमें, कि एक इसमें भी पूछ लेता है कभी कभी, EMU। जैसे ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी तरीके से जो EMU है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ध्यान रखना है, जैसे 1 कूलम्ब होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, उसी तरीके से 1 कूलम्ब होता है 1/10 EMU। ये ध्यान रखोगे, 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 EMU। ठीक है आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि each of the 2 point charges are doubled and their distance is halved। तो बोल रहा है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिकम्स P टाइम्स। तो आगे बोल रहा है कि वेयर P इज, कि P का वैल्यू क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब मान लेते हैं कि दो चार्ज है, एक है मान लो Q1, ध्यान देना इसमें, एक है Q1 और एक चार्ज है मान के चलो Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। तो बताओ F का क्या फॉर्मूला लगाओगे, F बराबर 1/, या 1/, को छोड़ो, इसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट K ले लेते हैं, K इंटू में Q1 Q2 और बट्टे में R का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि जो चार्ज है उसको डबल कर दिया, यानी कि जो Q1 था उसको डबल करके 2Q1 कर दिया, और दोनों चार्ज को देखो क्या बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज आर डबल, कि दोनों को जो है डबल कर दिया, यानी कि Q2 को भी क्या कर दिया 2Q2, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रहा था R, तो इसको क्या कर दिया R/2। तो इस केस में बोला है कि उसका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, यानी कि इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो P टाइम्स हो गया। P टाइम्स मतलब जो पहले जितना F आ रहा था, तो इसको तुमको क्या करना है, P से मल्टीप्लाई कर देना है, P टाइम्स हो गया। तब कह रहा है कि बताइए वो P का मान क्या होगा। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं, देखो यहां से अगर F निकालोगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं F1, तो ये कितना बन जाएगा, K इंटू में 2Q1 इंटू में आ जाएगा 2Q2, और बट्टे में इसका डिस्टेंस R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर।
ठीक है, अब आगे देखो ये कितना आ जाएगा, K इंटू 4 Q1 Q2 और बट्टे में R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। अब देखो ये 4 बट्टा के बट्टा में है तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये K और इंटू में 4 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं देखो K Q1 Q2 बट्टे में R का स्क्वायर और 4 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16। अब बताओ कि ये किसके बराबर है, ये पहले जो हम लोग F निकाले थे उसके बराबर है कि नहीं, जो पहले हम लोग F निकाले थे ये उसी के बराबर है। ठीक है, इसको यहां लिख रहे हैं, यहां लिखते हैं इसको, देखो जो F1 आया हम लोग को वो कितना के बराबर आ गया है, K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर इंटू में 16। अब ये वाला जो टर्म देख रहे हो, ये जो पहले जो F लिखे तो वही है, तो क्या इसको हम लोग आप लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F इंटू में 16। अब क्वेश्चन पर देखो क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बढ़ाने के बाद और डिस्टेंस को घटाने के बाद वो कितना हो जा रहा है, तो P टाइम्स। P टाइम्स का क्या मतलब है कि F को P से गुना करेंगे और यहाँ पर F जो है किससे गुना किया हुआ है 16 से, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये किसका है P का, यानी कि यहाँ P का मान जो है कितना आ जाएगा P इक्वल टू 16। ध्यान रखना है, कहाँ गया ये बात, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम ये देख लेंगे कि चेंज करने से पहले फोर्स कितना लग रहा था, चेंज करने के बाद फोर्स कितना लग रहा है, उसके बाद दोनों में कंपेयर कर लोगे, देख लोगे कितना टाइम्स है। ठीक है, बोल रहा था कि P टाइम्स हो गया है, हम यहाँ देखें कि 16 टाइम्स हो गया, इसका मतलब है कि P और 16 इक्वल होगा, इसलिए P बराबर कितना आ गया 16। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये तो डायरेक्ट डेटा है, ये फैक्चुअल है, तो जो फैक्ट है उसको तुमको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, तो पता है कि कितना होता है 9 इंटू में 10 टू द पावर 9। अब ये भी याद नहीं है तो इसका मतलब एकदम चौपटे हो पूरा। देखो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट है, तो पीछे भी पढ़ चुके हैं, उतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे भी पढ़ लिए हुआ है कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हाँ ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूरा यूज करोगे, जो भी 250-300 ग्राम मिला हुआ है ना वो पूरा यूज करना पड़ेगा, इसलिए कि नहीं तो गलती कर दोगे। गलती क्या करोगे वो भी देख लो। देखो बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, इसमें गलती क्या हो सकता है वो देखो, जैसे दो कैपेसिटर दिया तुमको और इस तरीके से लगाया ए और बी, बोला है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो तुम ये बुद्धि लगाओगे कि चूंकि इसका भी कैपेसिटी सी है, इसका भी कैपेसिटी सी है और दोनों सीरीज में, तो सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी एक को उतारना है और गिनती करके भाग दे देना है, 2 है तो भाग दे दिए, तो अगर गलती करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा वो भी सुन लो। देखो अगर ये नहीं दिया रहता ना, ये जो जोड़ दिया है, तो ये अगर नहीं दिया रहता अगर ये नहीं दिया रहता ना तब जो है हम लोग आंसर ये C/2 लिख सकते थे, बट इसका क्या मतलब होता है, अब देखोगे कि ये जो वायर जो कनेक्ट किया है तो इस वायर में कहीं पर न तो रेसिस्टेंस लगा हुआ है ना कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस केस में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम ही होगा, ध्यान रखना है। अब बताओ ए और बी के बीच जो है पूछ रहा था, तो बी का पोटेंशियल यहाँ ले लो या बी का पोटेंशियल यहाँ ले लो, दोनों आपस में क्या होगा बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ से काउंट नहीं करके हम बी को उठा के कहाँ रख देंगे इस पॉइंट पर। अब अगर देखोगे तो ए और बी के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, तो इक्विवेलेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एक ही को है ये, तो वही आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये इस तरीके से अगर कोई वायर जुड़ा हुआ हो तो ध्यान रखोगे कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा,
तो जो ए और बी के बीच पूछ रहा था, तो बी को जो है यहाँ से उठा करके, चूंकि पोटेंशियल सेम ही है तो उसको यहाँ लेकर के आगे। अब ए और बी के बीच देखोगे तो तुमको एक ही कैपेसिटर मिलेगा जिसकी कैपेसिटी सी है, इक्विवेलेंट पूछ रहा था तो सी आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, बोला था कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये सब तो पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है तुम लोग को डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वैसे भी देखो हम लोग पढ़े कि क्यू और इनटू में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2a, तो क्यू का कूलम और 2a जो है एक तरीके का डिस्टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहां ध्यान रखोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब होता है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम पोटेंशियल को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बात ध्यान रखोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बात ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हम लोग पोटेंशियल को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब जो क्वांटिटी आएगा इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट देखो, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये कॉपी बिठा करके देखना भाई, वहां मिलेगा तुमको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग जो कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाले होंगे तो वो आया होगा एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा में डी, एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा में डी। जो बच्चा नहीं पढ़े हुआ तो डायरेक्ट याद रख लोगे कि अगर कभी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है तुमसे कैपेसिटी पूछ ले तो ध्यान रखना है एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टे में डी। अगला देखो, बोला कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू। अगर किसी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना है, यही बात है ना। देखो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, अगर किसी पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए तो ध्यान रखोगे पी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बट्टे में आर, आर स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना है क्यू और बट्टे में आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला देखो, बोला कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर। तो बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है? जिस तरीके से अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बट्टे में R। पोटेंशियल लिखने में हम लोग क्या करते हैं, एक ही चार्ज लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग को निकालना होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो हम लोग को दोनों चार्ज काउंट करना पड़ेगा। और ध्यान रखो साइन के साथ चार्ज लेते हैं, फोर्स निकालने के लिए साइन के साथ चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग जो चार्ज लेंगे वो साइन के साथ लेंगे। अब इसमें देखो क्या सब दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज, तो 2 चार्ज दिया है तो एक को हम लोग Q1 मानेंगे जो कि +10, माइक्रो कुलम को कुलम में बदलोगे ना दोस्तों, ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। Q2 इक्वल टू, यानी कि दूसरा वाला अगर लिखोगे तो -10 इंटू में, ये भी माइक्रो कुलम में है तो कुलम में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 कुलम। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसका जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। क्योंकि सेंटीमीटर को हमको ऐसा यूनिट मीटर में बदलना पड़ेगा तो 40 और बट्टे में 100, इससे ये कट जाएगा तो ये बनेगा 4/10 यानी कि 2/5, इतना आ जाएगा। अब सब वैल्यू मिल गया। अब देखो क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो U इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बोले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू में 10⁹ इंटू Q1 Q2, तो Q1 का मान कितना है
10 इंटू में 10 टू द पावर -6। Q2 का मान माइनस, बोले हैं साइन के साथ लेना, ध्यान रखो, -10 इंटू में 10 टू द पावर -6 और बट्टे में R का स्क्वायर, तो R कितना के बराबर है, सॉरी R का स्क्वायर नहीं, सिर्फ R, जो कि कितना के बराबर है 2/5। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना बन जाएगा ये। 9 को अगर, अच्छा 10 को तो उधर ही जो है हटा देंगे, 9 है यहाँ, 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू में 5 बट्टा में 2 रह जाएगा, और यहाँ देखो कितना बन जाएगा। एक 10 के बदले जो है, अब देखो यहाँ एक 0 है, यहाँ एक 0 है, अच्छा माइनस आगे लगा देते हैं, ये जो माइनस है वो आगे लगा देते हैं। अब एक काम करते हैं, देखो एक 0 यहाँ है और एक 0 यहाँ है, तो 2 0 प्लस में इस पर जो है बढ़ा दो, 10 टू द पावर 9 है तो ये 11 हो जाएगा, इंटू में 10 टू द पावर -6 इंटू में 10 टू द पावर -6 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -12 इक्वल टू, अब देखो ये कितना बनेगा, 9 को और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा 45/2 इंटू, इसमें से देखोगे बेस अगर सेम है तो 10 टू द पावर, ये प्लस में 11 है और ये माइनस में 12 है, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1। अब कितना बनेगा, इसको डिवाइड करो, -22 पॉइंट में आ जाएगा आपका 5 इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -1। अब देखो ये 10 टू द पावर -1 का क्या मतलब है, ये 10 टू द पावर जो -1 है इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये 10 जो है वो बट्टा में है यहाँ, और 10 जब ये बट्टा में दोगे तो क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंट बढ़ेगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे खिसकेगा, तो -2.25, और ये किस में आ जाएगा जूल में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो प्लस वाले में भी दिया हुआ है 2.25, माइनस में दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालोगे तो उसमें तुमको साइन के साथ चार्ज को लेना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है भाई, हाँ, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो इसको अच्छे से पढ़ना, ये मेन है कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। बोला क्या, स्टोर्ड एनर्जी, अब कितना एनर्जी स्टोर होता है किसी कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इसका फॉर्मूला बता दिए होंगे। ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू कितना है 100 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल दे दिया, जब ये वोल्ट लिखा तो पोटेंशियल दे दिया कितना है 100 वोल्ट के बराबर, और स्टोर्ड एनर्जी जो है इतने पोटेंशियल के लिए दे दिया है कितना है 1 जूल, मतलब यू का मान भी दे दिया तुमको कितना है 1 जूल के बराबर। तब कह रहा है कि कैपेसिटेंस बताइए कैपेसिटर का, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि U बराबर होता है हाफ सी वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब मान रखते चलो, U का मान कितना है 1/2, C का मान कितना, C तो निकालना ही है, और में V का स्क्वायर, तो V का मान 100 है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 इक्वल टू आ जाएगा C, और इंटू में इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो, तो C बराबर कितना हो जाएगा 2, और बट्टे में 4 जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, तो ये बन जाएगा 2 इंटू में 10 टू द पावर -4 कूलम। कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी कूलम कह रहे, कैपेसिटेंस है ना दोस्त। तो कितना आ जाएगा फेराड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 इंटू में 10 टू द पावर -4। इतनी बात समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ध्यान रखना है, इसलिए क्या है थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, कंप्लीट तो करना है ना भाई। आज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी चीज प्रैक्टिस मांगता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि भाई एग्जाम में हमको अच्छा मार्क्स लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसको बोलो यही चीज प्रैक्टिस। बोले दूसरा क्या है भाई, तो प्रैक्टिस। फिर क्या है कि तीसरा क्या है, तो तीसरा भी बोलो क्या प्रैक्टिस। उसके बाद अब खुद पूछना बंद कर देगा। तो ये ध्यान रखना है, बिना प्रैक्टिस के जो अब ये क्वेश्चन सब बता रहे हैं, अगर लगातार इस पर अगर तुम प्रैक्टिस नहीं किए तो ये भी निकल जाएगा दिमाग से। बात समझ रहे हो,
इसलिए अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार उसका रिवीजन करते रहो। अभी से रिवीजन करोगे ना, एग्जाम जब आएगा ना बहुत आसान हो जाएगा वहाँ, नहीं तो 1-2 दिन पहले लगे रहोगे। और बढ़िया से अगर नहीं कंप्लीट हो पाया तो मालूम पड़ा कि जो है लास्ट के 10 दिन जो है नींदे नहीं आ रहा है, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि बढ़िया से सोए, पहले से कंप्लीट करके रखना है। देखो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर। तो अर्थ है जिसका रेडियस जो है कितना के बराबर है, आर के बराबर। तो बोल रहा है इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में इसका रेडियस आर। इसी रेडियस पर ही ध्यान रखना, कभी कभी रेडियस में जो है कुछ दे देगा, बोल देगा कि रेडियस आर नहीं एक्स है, तो जो रेडियस देगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको लास्ट में। चलो अगला क्वेश्चन देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़े होगे तो वहां डायरेक्ट डिफिनीशन आता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग V से लिखते हैं, ये होता है वर्क डन बाय चार्ज। कितना वर्क हुआ उसमें जो है तुम चार्ज से डिवाइड करोगे तब तुमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, W/Q। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1 फैराड इज इक्वल टू, अब ये सब जो है तुमको यूनिट जो है याद रखना पड़ेगा कि 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है, कूलम्ब पर वोल्ट। क्या होता है, 1 कूलम्ब पर वोल्ट। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर की, चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी जो है कितना होगा। तो जो है अभी देखो, अभी एक फार्मूला भी लिए थे कि चार्ज कंडक्टर के लिए जो है तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे थे, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ CV²। ये अभी जो है देखोगे तो न्यूमेरिकल में भी यूज किए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अगला देख लेते हैं। अब ये सब यूनिट सब है, बहुत आसान आसान है, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा तुमको। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई बराबर, अभी पढ़े हो कि फोर्स बाय चार्ज होता है, तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखो क्या है, 1 वोल्ट इक्वल टू, अब 1 वोल्ट देखो अभी ये फॉर्मूला पढ़े हो कि वोल्ट किसका यूनिट होगा, पोटेंशियल का, और ये पढ़े हो कि वर्क और बट्टा में क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होगा, कूलम, यानी कि जूल पर कूलम। कौन सा हो जाएगा, जूल पर कूलम दोस्त, जूल पर कूलम, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला है कि 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर, ये भी ध्यान रखोगे 1 वोल्ट पर मीटर होता है न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आपका कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, ये इधर का जो है उतना नहीं जाओगे दिमाग लगाने। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे कम से कम चार्ज कितना होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है तो वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत सारा क्वेश्चन किए, तो सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से नोट करना है, जहां जहां जो है जरूरत पड़ी है लिखने की उसको जो अच्छे से नोट करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ उसको देखने की जरूरत पड़े, देखे और फिर उसके बाद जो है एग्जाम के लिए जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।